कि यह तुम्हारे भीतर की बुद्धिमानी में भी छिपी हुई है। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह तुम्हें तभी सही रास्ते पर ले जाती है जब तुम उसे समझदारी से इस्तेमाल करते हो। तुमने बकरी को मारने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि वह कमजोर थी, लेकिन यही सोच तुम्हें भ्रमित कर सकती है। असली शक्ति वह है जो सही समय पर सही निर्णय लेती है। शेर की समझ। बीरबल की बातों को सुनकर शेर चुप हो गया। उसने सोचा, मैंने हमेशा अपनी ताकत को ही सबसे महत्वपूर्ण माना, लेकिन शायद बीरबल की बात में कुछ सच्चाई है। ताकत केवल तब काम आती है जब उसका उपयोग समझदारी से किया जाए। शेर ने धीरे से सिर झुका लिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें सही हैं। मैं अब समझ गया कि केवल शक्ति ही सब कुछ नहीं है, बल्कि समझदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अकबर की प्रतिक्रिया। जब बीरबल वापस दरबार लौटे और उन्होंने अकबर को शेर की कहानी सुनाई, तो अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने शेर को भी सिखा दिया कि केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उसे शेर को समझाने के लिए इनाम दिया। बीरबल ने शेर को न केवल अपनी शक्ति से परास्त किया, बल्कि उसे समझाया भी कि बुद्धिमानी सबसे बड़ी ताकत है। सीख। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति और ताकत का सही उपयोग तभी किया जा सकता है जब हम अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से काम लें। बीरबल ने शेर को यह दिखाया कि असली ताकत केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि मानसिक सामर्थ्य में भी होती है। बीरबल और बाशु की कहानी, धैर्य और बुद्धिमानी का संगम। पार्श्वभूमि। अकबर के दरबार में कई महान लोग थे, लेकिन उनमें सबसे खास थे बीरबल। बीरबल की चतुराई और समझदारी के बारे में पूरे साम्राज्य में चर्चा होती थी। एक दिन अकबर ने एक विशेष व्यक्ति, बाशु नामक एक बहुत ही चालाक व्यापारी को दरबार में बुलवाया। बाशु अपने व्यापार में माहिर था और अकबर ने सुना था कि वह बहुत बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति है। अकबर ने सोचा, आज बाशु को बीरबल से मिलवाते हैं, यह देखता हूं कि इनमें से कौन अधिक बुद्धिमान है। बाशु दरबार में आए और अकबर से मिलकर अपनी यात्रा के अनुभवों के बारे में बातें करने लगे। वह अपनी चतुराई और व्यावसायिक सफलता के बारे में बताते हुए कहते थे, महाराज, व्यापार में केवल धैर्य और समझदारी से ही सफलता मिलती है। मैंने कई बार अपने व्यापारिक फैसले केवल तर्क और सूझबूझ से किए हैं और हर बार मुझे सफलता मिली है। बीरबल ने बाशु की बातों को ध्यान से सुना। बीरबल को बाशु का आत्मविश्वास बहुत पसंद आया, लेकिन उन्हें यह भी एहसास हुआ कि बाशु शायद अपने बुद्धिमानी को अत्यधिक महत्व दे रहा था। अकबर को यह देखना था कि बीरबल और बाशु में से कौन ज्यादा समझदार है, इसलिए उसने एक चुनौती देने का निर्णय लिया। कहानी की शुरुआत। अकबर ने दोनों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक ऐसी चुनौती का सामना करो जिससे हम यह तय कर सकें कि असली बुद्धिमान कौन है। दोनों के पास अपनी चतुराई और समझदारी को साबित करने का मौका होगा। बीरबल और बाशु दोनों तैयार हो गए। अकबर ने दोनों से कहा, तुम्हारे सामने एक गोलाई में ढेर सारी मिट्टी रखी होगी। तुम दोनों को अपनी अपनी बुद्धिमानी से यह काम करना होगा कि किस तरह से इन मिट्टी के ढेर को सबसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। जो इस कार्य में सबसे बेहतर साबित होगा, वही असली बुद्धिमान होगा। पहला कदम, बाशु का विचार। बाशु ने पहले इस चुनौती का विचार किया। उसने अपनी पूरी सूझबूझ से मिट्टी के ढेर को देखा और सोचा, यदि मैं इस मिट्टी को किसी बड़े बर्तन में भर लूं, तो यह न केवल बहुत ही लाभकारी होगा, बल्कि इससे मुझे बहुत सारे अतिरिक्त उपयोग मिल सकते हैं। बाशु ने एक बड़ा बर्तन लिया और उसमें सारी मिट्टी भर दी। इस प्रक्रिया में उसे बहुत मेहनत लगी, लेकिन उसने सोचा कि वह बहुत चालाकी से काम कर रहा है और इसे एकदम सही तरीके से कर रहा है। बाशु ने सोचा, अगर मैं सभी मिट्टी को एक जगह जमा कर लूंगा, तो यह न केवल काम में आएगा, बल्कि इससे बहुत बड़ी इज्जत भी मिलेगी। जब उसने अपना कार्य समाप्त किया, तो अकबर ने देखा कि बाशु ने सारी मिट्टी को एक बड़े बर्तन में भर दिया था। अकबर ने बाशु से पूछा, तुमने यह क्या किया बाशु? बाशु ने गर्व से उत्तर दिया, महाराज, मैंने सारे मिट्टी को एक बर्तन में भरा है। अब इसे कहीं भी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है। यह न केवल सहज होगा, बल्कि इससे हम अधिक उपयोग भी कर सकते हैं। बीरबल की योजना। अब बारी आई बीरबल की।
बीरबल चुपचाप मिट्टी के ढेर को देखकर सोचने लगे। वह जानते थे कि यह काम केवल किसी चीज को इधर उधर रखने से हल नहीं हो सकता। उन्होंने सोचा, यह मिट्टी हमें सिर्फ इधर उधर रखने के लिए नहीं मिली है, इसका कोई न कोई और उद्देश्य होना चाहिए। फिर बीरबल ने उन सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मुझे यह मिट्टी दीजिए और मैं इसका उपयोग एक विशेष कार्य के लिए करूंगा। सभी दरबारी हैरान थे कि बीरबल ने मिट्टी का इस्तेमाल करने के लिए क्या योजना बनाई है। बीरबल ने मिट्टी को कुछ हिस्सों में बांटा और फिर उन हिस्सों को अलग अलग स्थानों पर फैलाना शुरू किया। उन्होंने एक हिस्से को दरबार के पास के बगीचे में फैलाया, दूसरा हिस्से को जलाशय के पास डाला और बाकी को जंगल की ओर भेज दिया। अकबर और बाशु दोनों यह देख रहे थे कि बीरबल इस मिट्टी के साथ क्या कर रहा है। बीरबल ने फिर कहा, मैंने इस मिट्टी को इस प्रकार से बांटा है ताकि यह विभिन्न स्थानों पर फायदा दे सके। बगीचे में यह पौधों को मजबूत करेगा, जलाशय में यह पानी को रोकने का काम करेगा और जंगल में यह प्राकृतिक संतुलन बनाए रखेगा। अकबर को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने बीरबल से कहा, तुमने यह कैसे सोचा, बीरबल? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, मिट्टी का एक स्थान पर रखा जाना केवल एक ठोस काम हो सकता था, लेकिन इसे अलग अलग स्थानों पर बांटने से यह बहुत अधिक काम कर सकता है। यह निर्णय सूझबूझ और भविष्य के लिए तैयार किया गया था। अकबर का निर्णय। अकबर ने ध्यान से दोनों की कार्यप्रणाली देखी और फिर बाशु से पूछा, तुमने यह जो तरीका अपनाया था, क्या तुमने इसके पीछे की कार्यप्रणाली को सही तरीके से सोचा था? बाशु थोड़ा झुका हुआ और सोचते हुए बोला, महाराज, मैंने केवल इसे एक स्थान पर भरने की सोची ताकि यह हर जगह काम आ सके। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा दृष्टिकोण और कार्यशैली बहुत ही सोच समझ कर थी। तुमने जिस तरह से मिट्टी का उपयोग किया, वह न केवल बौद्धिक था, बल्कि यह प्राकृतिक संतुलन को भी बनाए रखता है। सीख। अकबर ने सबको कहा, आज की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि सूझबूझ और धैर्य के साथ किए गए निर्णय हमेशा सही होते हैं। बाशु की योजना शायद तात्कालिक रूप से प्रभावी लगती, लेकिन बीरबल का दृष्टिकोण दीर्घकालिक सोच और संतुलन पर आधारित था, जो अधिक प्रभावी साबित हुआ। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और बाशु से भी कहा, तुम दोनों के पास अपनी अपनी विशेषज्ञता है, लेकिन असली बुद्धिमानी वही है जो सभी पक्षों का सही तरीके से मूल्यांकन कर सके। बाशु ने सिर झुका लिया और बीरबल की चतुराई को स्वीकार किया। उसे यह समझ में आया कि किसी भी समस्या का समाधान केवल तात्कालिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सूझबूझ और दूरदर्शिता से किया जाता है। निष्कर्ष। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए केवल तात्कालिक लाभ या शक्ति को नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसका दीर्घकालिक प्रभाव और समझदारी से सोचकर निर्णय लेना आवश्यक है। बीरबल ने हमेशा अपनी चतुराई और दूरदर्शिता से यह साबित किया कि किसी भी काम को सही तरीके से करने के लिए सिर्फ मानसिक ताकत ही नहीं, बल्कि सही निर्णय और दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बीरबल की नई कहानी, सच्चाई का पता। पार्श्वभूमि। अकबर के दरबार में हर दिन नए नए मामले आते थे और हर दिन बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से उन मामलों का हल निकालते थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक ऐसा मामला आया जो किसी भी सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता था। मामला था एक व्यापारी और उसके प्रतिद्वंद्वी के बीच झगड़े का। व्यापारी का कहना था कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसकी दुकान से सामान चुराया था, जबकि प्रतिद्वंद्वी का कहना था कि व्यापारी खुद ही झूठ बोल रहा है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे और दोनों की बातें अलग अलग थीं। अकबर ने इस मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। उन्हें विश्वास था कि बीरबल अपनी बुद्धिमानी से इस मामले का हल निकालेंगे। कहानी की शुरुआत। अकबर ने दोनों व्यापारियों को दरबार में बुलाया और कहा, यह मामला बहुत गंभीर है। मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ एक ही रास्ता है, सच्चाई का पता लगाना। बीरबल, क्या तुम इस मामले का हल निकाल सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, सच्चाई हमेशा सामने आती है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इस मामले की जांच करूंगा। अकबर ने अपनी सहमति दी और बीरबल ने दोनों व्यापारियों से मामले के बारे में पूरी जानकारी ली। व्यापारी का कहना था कि उसके सामान में से कुछ कीमती वस्तुएं गायब हो गई थीं, जबकि उसके प्रतिद्वंद्वी का कहना था कि वह बिल्कुल निर्दोष है और व्यापारी झूठ बोल रहा है। बीरबल की योजना।
बीरबल ने दोनों व्यापारियों की बातें सुनी और फिर कहा, मुझे लगता है कि मैं इस मामले का हल ढूंढ सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक टेस्ट करना होगा। उन्होंने दोनों व्यापारियों से कहा, मैं तुम्हारे सामान को अच्छी तरह से देखूंगा और फिर तुम्हें कुछ समय के लिए दरबार से बाहर जाने के लिए कहूंगा। तब मैं तुम्हारी वस्तुएं चुपके से देखकर उनका निरीक्षण करूंगा। व्यापारी और प्रतिद्वंद्वी दोनों को बीरबल की योजना पर भरोसा था और वे उसके निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हो गए। बीरबल का चालाक कदम। बीरबल ने पहले दोनों व्यापारियों से उनके सामान को एक जगह इकट्ठा करने को कहा। फिर उन्होंने दोनों व्यापारियों को दरबार से बाहर भेज दिया और चुपचाप उनके सामान को देखा। बीरबल को दोनों व्यापारियों के सामान में कोई खास फर्क नहीं मिला। लेकिन बीरबल ने ध्यान से देखा कि दोनों व्यापारियों के सामान में एक छोटे से खजाने का पैटर्न था। दोनों में कुछ सामान गायब था, लेकिन कुछ बहुत मामूली वस्तुएं भी गायब थीं, जो कि छिपाने के लिए बहुत छोटी होती। फिर बीरबल ने उन सामानों की वस्तुओं को ध्यान से देखा और समझा कि वह वस्तुएं निश्चित रूप से चोरी की गई थीं। लेकिन बीरबल को यह भी महसूस हुआ कि व्यापारी और प्रतिद्वंद्वी दोनों में से किसी ने भी सीधे तौर पर यह स्वीकार नहीं किया था कि वह वस्तुएं उनके पास थीं। बीरबल का रहस्योद्घाटन। जब दोनों व्यापारी वापस दरबार में लौटे, तो बीरबल ने उन दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों जानते हो कि तुम्हारे सामान में कुछ वस्तुएं गायब हैं? व्यापारी और प्रतिद्वंद्वी दोनों ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, हमें नहीं पता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों में से किसी ने भी यह नहीं माना कि तुमने इन वस्तुओं को चुराया है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह गायब वस्तुएं तुम्हारे ही पास हैं। और तुम्हारे पास उनका क्या कारण था, यह जानना भी जरूरी है। बीरबल ने एक बार फिर से दोनों व्यापारियों के सामान को ध्यान से देखा और कहा, यह वस्तुएं बहुत सामान्य नहीं हो सकतीं, क्योंकि इनमें कुछ बहुत खास निशान थे। क्या तुम दोनों ने कभी इन वस्तुओं की असलियत पर ध्यान दिया है? तभी बीरबल ने दोनों व्यापारियों को एक आसान तरीका बताया। मैंने इन वस्तुओं को केवल उनकी जगह पर रखा था, ताकि मैं देख सकूं कि तुम दोनों में से कौन उन वस्तुओं को पहचान पाता है। इस तरह से तुम दोनों अपनी सच्चाई को उजागर कर पाओगे। सच्चाई का खुलासा। जब दोनों व्यापारियों ने बीरबल के सामने अपनी बात रखी और अपने सामान की सच्चाई का खुलासा किया, तो दोनों में से एक ने आखिरकार स्वीकार किया कि उसने सामान चुराया था। व्यापारी ने यह माना कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने चुपके से उसकी कुछ कीमती वस्तुएं चोरी की थीं और वह खुद इसका गवाह था। अकबर और बाकी दरबारी हैरान थे कि बीरबल ने केवल अपनी चतुराई और सूझबूझ से यह कैसे पता कर लिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने इस मामले को कैसे हल किया, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कभी कभी हमें किसी समस्या का हल सिर्फ सतह से नहीं, बल्कि गहरे विचार और सूझबूझ से मिलता है। इस मामले में चुराए गए सामान की असली पहचान उस स्थान से मिली जहां वे थे। और चूंकि दोनों व्यापारियों ने इसे स्वीकार नहीं किया, मुझे उनके सामान को ठीक से समझने का मौका मिला। अकबर का आकलन। अकबर ने बीरबल की चतुराई और सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने इस मामले को न केवल जल्दी हल किया, बल्कि यह भी साबित किया कि कभी-कभी सच्चाई को पहचानने के लिए हमें पहले से कही गई बातों से बाहर जाकर सोचने की जरूरत होती है। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई कभी न कभी सामने जरूर आती है, लेकिन उसे पहचानने के लिए सूझबूझ और समझदारी की जरूरत होती है। बीरबल ने इस कहानी में यह साबित किया कि सिर्फ सामने की चीजों को देखना ही पर्याप्त नहीं है, हमें समस्याओं के पीछे छिपी हुई गहराई को समझने की आवश्यकता है। मैंने उसे अपनी समस्या बताई और बताया कि बकरी के वजन में जरा सा भी अंतर आने पर मुझे कड़ी सजा मिल सकती है। महाराज, वह इतना बुद्धिमान है कि उसने कुछ ही समय में वह उपाय बता दिया जिससे मैं सजा से बच गया। आखिरकार मुझे बीरबल मिल ही गया, बादशाह खुशी से चिल्लाया। तुरंत उसने अपने पहरेदारों को बीरबल को वापस दरबार में लाने के लिए भेजा। बीरबल दरबार में आया और एक बार फिर दरबार पहले की तरह रंगीन और दिलचस्प हो गया। 81। दीपक के नीचे अंधेरा। एक बार बादशाह और बीरबल महल की बालकनी में बैठकर सूर्योदय देख रहे थे। यमुना नदी के चमकते पानी पर पड़ रही सूर्य की किरणें उसे सुनहरी चमक दे रही थी। बादशाह इस प्राकृतिक सौंदर्य को हर रोज देखा करते थे। आज बीरबल भी बादशाह के साथ इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहे थे। अचानक तेज आवाज से उनका ध्यान भटक गया।
उन्होंने देखा कि कुछ चोर कुछ यात्रियों को लूटकर भाग रहे हैं। बेचारे यात्री दुख में रो रहे थे। सम्राट ने अपने पहरेदारों को चोरों को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन चोर पहले ही गायब हो चुके थे। पहरेदार खाली हाथ लौट आए। सम्राट सैनिकों को खाली हाथ लौटते देख क्रोधित हो गया। महल के पास ही राहगीरों को लूटने वाले चोरों को पकड़ने में शाही रक्षकों की अक्षमता से बदतर कुछ भी नहीं हो सकता था। बादशाह को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा प्रशासन कुशल नहीं है। क्या यह शर्म की बात नहीं है? बादशाह के सामने एक आम आदमी को लूटा जा रहा है और बादशाह इस मामले में कुछ भी करने में असमर्थ है। ऐसा क्यों? बीरबल ने कहा, महाराज, यद्यपि दीपक चारों ओर प्रकाश फैलाता है, परंतु दीपक के नीचे सदैव अंधेरा ही रहता है। बादशाह बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने यात्रियों को पैसे और कपड़े आदि देकर मुआवजा दिया। उन्होंने उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए सशस्त्र रक्षक भी भेजे। बीरबल ने ब्राह्मण को कोई भी सलाह देने से पहले उसके ज्ञान और कौशल की परीक्षा ली और फिर उससे कहा, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूं। ब्राह्मण ने बीरबल की बात ध्यान से सुनी। फिर वह दरबार में आया और बादशाह को दरबार में आने का उद्देश्य बताया। बादशाह ने एक दरबारी की ओर इशारा करते हुए पूछा, बताओ, यह व्यक्ति कौन है? इस समय कौन क्या सोच रहा है? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, केवल यही व्यक्ति क्यों, क्या मैं आपको बताऊं कि इस दरबार में प्रत्येक व्यक्ति क्या सोच रहा है? और इसका एक ही उत्तर है। सम्राट ने सोचा कि ब्राह्मण बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहा है। उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। एक ही जवाब में सभी लोगों के विचार बताओ, सम्राट ने कहा। लेकिन अगर तुम्हारा जवाब गलत निकला तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, सहमत हूं महाराज। इस दरबार में हर दरबारी के मन में बस एक ही बात है, और वह है, सम्राट अमर रहे और उनका राज्य हमेशा समृद्ध रहे। आप दरबारियों से पूछ सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वह सही है या गलत। अब किस दरबारी में यह कहने की हिम्मत थी कि ब्राह्मण ने जो कहा वह सच नहीं है? सम्राट भी ब्राह्मण के चतुराईपूर्ण उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण से दूसरा प्रश्न किया, अब बताओ मैं क्या सोच रहा हूं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज सोच रहे हैं कि उनके सभी पूर्वज स्वर्ग प्राप्त करें। यह सुनकर सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ और उसने ब्राह्मण को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। 0611 दोपहर के 3:27। सुनील कुशवाहा 813375। प्रतिशोध। एक बार बादशाह के दरबार के काजी को बीरबल की प्रसिद्धि से जलन हुई और उसने उससे छुटकारा पाने का फैसला किया। वह पास के एक शहर में गया और वहां उसने एक विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में भेस बदलने की कला सीखी। कुछ समय बाद वह इतना लोकप्रिय हो गया कि बादशाह अकबर ने भी उसे दरबार में बुलाया। वह नकलची का वेश धारण करके दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं शेर का अभिनय बहुत अच्छी तरह कर सकता हूं, लेकिन यथार्थवादी प्रभाव के लिए मुझे एक आदमी की आवश्यकता होगी जिस पर मैं हमला करूं। हालांकि अगर वह आदमी शेर के रूप में मेरे क्रूर अभिनय में अपनी जान खो देता है तो मुझे माफ कर दिया जाना चाहिए और छोड़ दिया जाना चाहिए। बादशाह ने उसकी शर्त मान ली, लेकिन बीरबल को शक हो गया। उसने सच्चाई जानने के लिए अपने जासूसों को उस नए नकलची के पीछे भेजा। जासूसों ने बीरबल को बताया कि नकलची का चरित्र संदिग्ध है। अगले दिन दरबार दरबारियों और मेहमानों से भरा हुआ था। अचानक शेर का भेष धारण किए हुए नकलची ने दहाड़ते हुए प्रवेश किया। नकलची ने खूंखार शेर का अभिनय इतनी खूबसूरती से किया था कि कुछ दरबारी लगभग डर गए। कुछ देर तक नकलची दरबार परिसर में इधर-उधर घूमता रहा और फिर अचानक उसने बीरबल पर हमला कर दिया। बीरबल ने डरने का नाटक किया और जोर से चिल्लाया, लेकिन नकलची ने अपने नकली पंजों से बीरबल के शरीर पर हिंसक तरीके से हमला करना शुरू कर दिया। बीरबल के कपड़े फट गए, लेकिन चूंकि बीरबल ने अपने पूरे शरीर पर लोहे का कवच पहना हुआ था, इसलिए नकलची उसे घायल नहीं कर सका। बादशाह नकलची के शानदार प्रदर्शन से बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, नकलची के प्रदर्शन का अनुभव दरबार में उपस्थित किसी भी व्यक्ति से बेहतर था। बताओ मैं उसे क्या इनाम दूं? महाराज, उनका शो अनोखा था।
इसलिए कोई भी पुरस्कार या ऐसी विशिष्ट कला पर्याप्त नहीं होगी। फिर भी यदि नकलची सती का अभिनय करता है और यदि वह उत्कृष्ट प्रदर्शन करे, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसे दरबार में वरिष्ठ मंत्री नियुक्त किया जाए। काजी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, सती का वेश धारण करना तो बहुत आसान है। फिर मंत्री बनने के बाद बीरबल की हैसियत को कम आंकने का उसका सपना पूरा होना बहुत आसान हो जाएगा। अगले दिन वह नकलची एक सती के भेष में आया, अपने मृत पति की चिता में जाने वाला था। लंबे बाल, माथे पर कुमकुम, गले में गेंदे की माला और धीरे धीरे चलते हुए वह बिल्कुल एक सती की तरह दिख रहा था। वहां मौजूद हर कोई उसके इस बेहतरीन भेष से काफी प्रभावित था। लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, जब तक नकलची वास्तव में जलती हुई चिता पर नहीं बैठता, तब तक यह अभिनय अधूरा और अवास्तविक है। देखिए, मैंने पहले ही पास में एक चिता की व्यवस्था कर दी है। काजी को यह जानकर डर लगा कि उसके लिए चिता तैयार कर दी गई है। लेकिन अब अगर वह पीछे हटता तो बादशाह उसे कड़ी सजा देता। उसने सोचा कि शर्मनाक तरीके से जीने की बजाय सम्मान के साथ मौत का सामना करना बेहतर है। वह चिता पर चढ़ गया और जलकर मर गया। बादशाह बीरबल पर बहुत क्रोधित हुए और बोले, बीरबल, तुमने यह क्या किया? तब बीरबल ने बादशाह को नकलची की हकीकत सुनाई और कहा, महाराज, अपने छद्मवेश को वास्तविक रूप देने के लिए यदि वह मुझे मार देता, तो क्या आप प्रसन्न होते? बादशाह ने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। 41 लोहे की छड़ और जूता। बादशाह अकबर की राजधानी में एक बहुत ही कुटिल और दुष्ट महिला रहती थी। वह अपने पति को प्रतिदिन 10 बार जूतों से मारती थी। एक दिन दरबारियों में से एक ने दरबार में उस महिला की अड़ियल प्रवृत्ति के बारे में बताया और कहा, यदि बीरबल इस महिला को वश में कर ले तो वह असाधारण रूप से चतुर माना जाएगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। फिर दरबारी उस महिला से मिलने गया। उसने उसे पूरी घटना बताई और बताया कि कैसे बीरबल ने उसे वश में करने की चुनौती स्वीकार की है। उसने उसे यह भी बताया कि बीरबल के इस प्रयास को विफल करने के लिए उसे क्या करना होगा। वह महिला बीरबल के पास गई और बोली, देखिए राजा बीरबल, मैं आपके पास आई हूं। मैं अपने पति को हर रोज 10 बार जूतों से पीटती हूं। मैंने अपने पति को हर रोज 10 बार जूतों से पीटना सिखाया है। बेटी को भी अपने होने वाले पति के साथ ऐसा ही करने को कहा गया है। मैं इस पर विचार करूंगा। आप सचमुच बुद्धिमान हैं यदि आप मेरी बेटी से विवाह करने की चुनौती स्वीकार करते हैं। बीरबल ने कहा, मैडम, मैं पहले से ही विवाहित हूं। लेकिन मेरा भाई जो जयपुर में रहता है, शायद उससे विवाह कर लेगा। ठीक है, लेकिन शर्त के अनुसार उसे भी प्रतिदिन 10 जूते खाने के लिए तैयार रहना होगा, उसने कहा। बीरबल ने कहा, हाँ, इसमें कोई बदलाव नहीं है। बीरबल और महिला इस बात पर सहमत हो गए। उन्होंने जयपुर में अपने भाई से संपर्क किया, जो भी बहुत चतुर और बुद्धिमान था, और उसे अपनी चुनौती के बारे में बताया। बीरबल का भाई उस महिला की बेटी से शादी करने के लिए सहमत हो गया। शादी समझौते के अनुसार हुई। महिला ने अपनी बेटी को एक जोड़ी नए जूते दिए और कहा, याद रखो, अगर तुम अपने पति को अपने नियंत्रण में रखना चाहती हो, तो तुम्हें अपने पति को दिन में कई बार अपने जूतों से पीटना होगा। बारात जब जयपुर पहुंची तो बीरबल अचानक बहुत क्रोधित हो गया और चिल्लाने लगा। दुल्हन ने अपने पति से पूछा, तुम्हारे भाई को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वह क्यों चिल्ला रहा है? हेयरबाल के भाई ने कहा, मेरा भाई बहुत गुस्सैल स्वभाव का है। उसने घर में लोहे की रॉड रखी है। एक बार जब वह गुस्सा हो जाता है तो किसी को नहीं छोड़ता और घर में सभी को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। आप भी अपवाद नहीं होंगे। उसकी मार खाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखें। इसके अलावा यह हमारे परिवार की परंपरा है। दुल्हन बुरी तरह डर गई। उसने खुद को बीरबल के पैरों में गिरा दिया और कहा, कृपया महोदय, मुझ पर दया करें। मैं मार नहीं सह सकती, लेकिन यह हमारी पारिवारिक परंपरा है। तुम्हें यह सब सहना होगा, बीरबल ने गुस्से में कहा। क्या आपकी माँ ने आपको अपने पति को जूतों से पीटना नहीं सिखाया है? अगर आपकी माँ की कुछ पारिवारिक परंपराएं हैं, तो हमारी भी कुछ पारिवारिक परंपराएं हैं। दुल्हन रोने लगी।
उसने कहा, मैं अपनी माँ के पद चिन्हों पर कभी नहीं चलूंगी। मैं अपने पति को कभी नहीं मारूंगी। मैं जानती हूं, मेरी माँ बहुत गलत रही है। उसे आदर्श दंपत्ति के लिए अच्छा उदाहरण नहीं माना जा सकता। बीरबल तुरंत शांत हो गया। उसने नरम लहजे में कहा, बहन, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने यह सब सिर्फ तुम्हारी आंखें खोलने और तुम्हारी माँ द्वारा अपनाई गई गंदी परंपरा को खत्म करने के लिए किया है। एक पत्नी तभी प्यारी बनती है जब वह अपने पति से प्यार करती है। कुछ दिनों बाद लड़की का पिता अपने घर वापस जाने लगा। बीरबल ने उससे कहा, इतनी जल्दी मत जाओ। कुछ दिन और रुको। खाओ पियो, स्वस्थ रहो और फिर जाओ। जब गरीब आदमी स्वस्थ हो गया तो बीरबल ने उसे एक रंगी हुई लोहे की छड़ दी और बताया कि उसे क्या करना है। दोनों साथ साथ राजधानी लौट आए। इस बीच कुटिल स्त्री अपने पति के लौटने की व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रही थी। उसने यह भी हिसाब लगा लिया था कि उसकी बेटी अपने दामाद को कितनी मार खाएगी। जैसे ही उसका पति वापस आया, उसने उसे बैठने को कहा और हाथ में जूता लेकर अपने पति के पास जाने के लिए तैयार हो गई। इस बार पति सावधान था और इससे पहले कि वह उसे पीटना शुरू करे, उसने लोहे की रॉड उठाई और उसकी पीठ पर वार कर दिया। महिला दर्द से चीख उठी। वह विनती करने लगी, नहीं, नहीं, भगवान के लिए कृपया मुझे मत मारो। मैं आपसे माफी मांगती हूं। मैं भविष्य में आपको कभी नहीं मारूंगी। वह माफी मांगने के लिए अपने पति के पैरों पर गिर पड़ी। दरबारी यह देखकर बहुत प्रभावित हुए कि बीरबल ऐसे स्वभाव की महिला को अपने वश में कर सकता है। कारण पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि इस बिस्तर में कुछ परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन? सम्राट ने आश्चर्य से पूछा। ऐसा प्रतीत होता है मानो बिस्तर कागज की मोटाई तक धंस गया है या किसी और तरह से ऊपर उठ गया है। बादशाह को समझ में आ गया कि बीरबल की बीमारी ने उसके मस्तिष्क पर कोई असर नहीं डाला है। लेकिन फिर भी ऐसा अभिनय करते हुए जैसे कि वह कुछ भी नहीं समझे हों, सम्राट ने कहा, बीमारी के दौरान अक्सर ऐसा ही महसूस होता है। बीरबल ने कहा, महाराज, यद्यपि मैं शारीरिक रूप से बीमार हूं, परंतु मानसिक रूप से ठीक हूं। सम्राट मुस्कुराए और उसे बताया कि उन्होंने क्या किया था। 56 कुत्ते की रोटी। एक दिन बादशाह और बीरबल टहलते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचे। रास्ते में बादशाह ने एक कुत्ते को देखा जो बासी, काली रोटी का टुकड़ा खा रहा था। सूखे पिपरोड़ ने बीरबल को चिढ़ाने की सोची। उसने कहा, देखो बीरबल, वह कुत्ता काली खा रहा है। बीरबल को बादशाह की बात समझ में आ गई। उसने कहा, महाराज, यह उसके लिए है। नियामपेरूर अपना आपा खो बैठे। वे चिल्लाए, बीरबल, क्या तुम नहीं जानते, मेरी माँ का नाम नियामत है और तुम कहते हो कि कुत्ता नियामत को खा रहा है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, सबसे पहले आपने काली कुत्ते को खाने के लिए दिया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी माँ का नाम काली है। लेकिन बादशाह ने बीच में टोकते हुए कहा, मैंने तुम्हारी माँ का नाम नहीं लिया। रोटी बासी थी और काली हो गई थी। बीरबल ने जवाब दिया, लेकिन मैंने भी आपकी बात को गंभीरता से नहीं लिया महाराज। मैंने तो कहा था कि रोटी चाहे कितनी भी बासी और काली क्यों न हो, वह उस भूखे कुत्ते के लिए नियामत यानी स्वाद है। मेरा मतलब आपकी माँ का अपमान करना नहीं था। 57 दौलत। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में काम करने वाले एक गुलाम दौलत ने डोम की गलती की और बादशाह अकबर के क्रोध का पात्र बन गया। बादशाह अकबर ने उसे दरबार से बाहर जाने को कहा। उसने दौलत को दरबार से बाहर जाने को कहा। बीरबल के घर गए। बीरबल ने उनकी बात सुनी और सुझाव दिया, एक बार फिर आप दरबार में जाएं और बादशाह से पूछें, दौलत आया है, उसे रुकना चाहिए या चले जाना चाहिए। बादशाह उसे वापस देखकर हैरान हो गए। दौलत ने उनसे कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। दौलत को रहना चाहिए या खत्म हो जाना चाहिए। बादशाह दौलत, धन के दोहरे अर्थ से खुश हुए। उन्होंने कहा, इसे रहने दीजिए। कोई भी संतुलित मनस्थिति वाला व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि दौलत, धन चला जाए। बादशाह ने उससे पूछा, बताओ, यह विचार तुम्हें किसने दिया? दौलत ने कहा,
बीरबल जी ने दिया था।